हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। वेलकम टू बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट वन क्यों बोल रही हूँ, बेसिक सिखाने जा रही हूँ तुम लोगों को अकाउंट्स का। तो एक ही लेक्चर में तुम्हें एक साथ से नहीं पकाना चाहती, तो अगले 2-4 लेक्चर्स हम लोग बेसिक्स के ऊपर ही लेंगे, लेकिन इस तरह से लेंगे कि अभी तक आपका जो भी कंसेप्ट छूट गया है ना अकाउंट्स का, वो सभी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मैम ये लेक्चर किसके लिए है, आप लोग तो सिर्फ सीए फाउंडेशन को सिखाते हो। नहीं बच्चों, अगले 3-4 लेक्चर्स जो हम लोग डालने वाले हैं ना, वो सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए नहीं होंगे। वो लेक्चर हर उस इंसान के लिए है जिसको अकाउंट्स फिर से सीखना है, या फिर जिसको अकाउंट सीखना है और बेसिक से सीखना है, सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सीखना है। उन सभी लोगों के लिए ये अकाउंट्स के लेक्चर्स होने वाले हैं, जो हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग के बारे में जानना या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में जानना। कोई भी चीज को जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेना। आप पूरा अकाउंटिंग का बेसिक्स जानना चाहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाकर दिखाऊं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये है, और आप लोग आज पहली पहली बार अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, तो आपका सर चकराने लग जाएगा। तो डायरेक्टली डेफिनेशन के पास जाने से पहले हम एक काम करते हैं, अकाउंटिंग को हमारी रोज की जिंदगी में लेकर आते हैं। फर्स्ट करो, आज इस अकाउंटिंग के चैप्टर में हम लोग कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिश करना क्या है, सपने बड़े देखना चाहिए, और बड़े देखने के बाद उसको कंप्लीट भी करना चाहिए। बचपन से ही मेरा एक सपना था। क्या सपना था? कि मुझे पीवीएल एंड कंपनी करके एक बड़ी कंपनी ओपन करनी है। वो कंपनी अगर मैं ओपन करूंगी ना, कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसे स्टार्ट करने के बाद उसका बही खाता रखना बहुत जरूरी होता है। बही खाता, इसका मतलब क्या है? बही खाता मतलब बिजनेस शुरुआत करने से लेकर बिजनेस के अंदर डे टू डे जो भी चीजें हो रही है, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है, ये सारी चीजों का एक हिसाब रखना, जिसको बोलते हैं एक समरी रखना, वो सब रखना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं उसको आपके स्कूल के एग्जाम्पल से लेकर जाऊं, आप लोग कोई क्लास में पास हुए हो या फेल, ये चीज आप लोग कैसे चेक करेंगे? आप लोग तो क्या है, आप लोग तो मन में पास ही हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको आपके टीचर को चेक करना है, चेक करके उसको अगर सब्सटैंशिएट करना है और मम्मी पापा तक वो रिजल्ट पहुंचाना है, तो ये रिजल्ट कैसे पहुंचेगा? मैम क्या करेगी? आपकी क्लास टेस्ट लेगी। क्लास टेस्ट लेकर छोड़ थोड़ी ना देगी, उसकी एक समरी बना कर रखेगी कि पर्टिकुलर एग्जाम्स में या फिर पर्टिकुलर क्लास टेस्ट में आपका क्या स्कोर आया है। उसी के बाद कहाँ तक बढ़ेंगे हम लोग आगे? आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम पर लेकर जाते हैं क्या, या फिर डायरेक्टली मार्कशीट हाथ में लाकर देते हैं क्या? उससे पहले क्या करते हैं, आपको यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, ऐसे आपके पूरे क्लास साल भर में 4 टेस्ट होती है। उस चारों टेस्ट को मार्क्स मैम रिकॉर्ड करके रखती है। वही मार्कशीट के साथ आपका जो फाइनल एग्जाम है और इसका एवरेज, इसी को मिला के आपका बनता है रिजल्ट। इसको बोलते हैं कि आपके मार्क्स का पूरा समरी एक साल का बनाकर रखा है, और उसके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट दिया गया है। क्या रिजल्ट दिया गया है? या तो आप पास हो गए हैं या तो आप फेल हो गए हैं। अगर आप पास हो गए हैं तो कितने मार्क्स से पास हो गए हैं, या तो फेल हो गए हैं तो किस रीजन से फेल हो गए हैं। उसी के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी बोलो, या फिर कोई एक्सपर्ट पर्सन है जो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। एक्सपर्ट पर्सन कमेंट करने का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपका मार्कशीट के ऊपर आप ही के हाथ में दे दिया कि बच्चों तुम मार्क्स लिखो, तुम ही अपना रिजल्ट निकालो, तो ऐसा कोई बच्चा है जो आज तक फेल होगा? सब क्लास पोजीशन 1 पर आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक्सपर्टीज नॉलेज वाला पर्सन कौन हो जाएगा? हमारे टीचर्स। टीचर्स क्या करेंगे? सिर्फ बच्चों को उनके नॉलेज के बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक रिजल्ट ड्रॉ करके देंगे, और उसी रिजल्ट को बेसिस पे हम लोग अगली क्लास में जाने वाले हैं या नहीं, ये चीज डिसाइड होगी। अब ये हो गया आपका क्लास का एग्जाम्पल, जहां पर कोई भी चीज का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी होता है उसके बारे में देखा। अब एक काम करते हैं, सभी लोग अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेते हैं। उस पॉकेट मनी को थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं आपका इनकम। आपका इनकम ही है ना वो। क्यों? जैसे ही हाथ में पॉकेट मनी आई, हमारे खर्चों की तो लिस्ट बन जाती है। इस महीने पॉकेट मनी ज्यादा आई है तो हम लोग खर्चा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, थोड़ा मेरा मोबाइल का रिचार्ज में थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ, या फिर दोस्तों के साथ एक पार्टी कर लेती हूँ, दोस्तों को थोड़ा पार्टी दे देती हूँ।
ये सभी चीजें जो होती है, ये सभी चीजों का अगर आपको चेक करना है कि आपके पास कितना पैसा आया, आपकी पॉकेट मनी कितनी आई, आपने उसमें से कितना खर्च किया, और जो खर्च किया उसके पास आपके पास बचा कितना, ये सभी चीजें चेक करने के लिए अगर आप अपने बुक और पेन को लेकर बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक सिंपल क्या करेंगे, आपने को कितना पैसा मिला, उसमें से आपने कितना पैसा उड़ाया और आपके पास कितना पैसा बचा। अकाउंटिंग नहीं आते हुए भी आपने अकाउंटिंग की है, लेकिन ये जो अकाउंटिंग आपने की है ना, ये अनसिस्टमैटिक अकाउंटिंग हो गई। अनसिस्टमैटिक अकाउंटिंग क्यों? कोई भी चीज जिसको करने का एक कोई स्पेसिफिक तरीका ना अपनाया जाए, उस चीज को क्या बोला जाता है? अनसिस्टमैटिक। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिग्री लेने के लिए बैठे हैं भाई, हम लोग कोई बीकॉम की डिग्री ले रहे हैं, कोई चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री ले रहे हैं, ले तो रहे हैं डिग्री अकाउंट से रिलेटेड ही, बनेंगे जाके आगे अकाउंटेंट और एक चार्टेड अकाउंटेंट। तो अकाउंट्स में आपको ऐसा समझा जाएगा कि आप अनसिस्टमैटिकली कुछ फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको अनसिस्टमैटिकली ही फॉलो करना है, तो आप में और उस बिजनेस पर्सन में क्या डिफरेंस है? आपकी स्पेशलिस्ट डिग्री की क्या जरूरत है इधर? तो आप लोग क्या करेंगे? एक सिस्टमैटिक तरीका यूज करेंगे। उस सिस्टमैटिक तरीके में क्या होगा? एक अच्छे से एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आप उनके सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे। उनके ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड क्या करोगे कि बिजनेस में कितना पैसा आया, बिजनेस से कितना पैसा गया, आने और जाने का जो डिफरेंस है उसको हम या तो प्रॉफिट बोलेंगे या तो लॉस बोलेंगे। एक पर्टिकुलर डे के ऊपर आपका पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें आप लोग सिस्टमैटिकली ड्रॉ करके दोगे, उसी को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा तरीका जिधर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में पर्टिकुलर रिपोर्ट्स ड्रॉ कर रहे हो। ये रिपोर्ट्स किसके बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हो? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी चीजों में इम्पैक्ट होता है, उसके बेसिस पे आप लोग जो स्टेटमेंट्स बनाओगे, उसी को अकाउंटिंग बोला जाता है। अब अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, ये सीखने से पहले हम लोग अकाउंटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अभी मैंने आपको क्या बताया? साल भर का बोलो या एक पर्टिकुलर पीरियड का बोलो, रिकॉर्ड रखने का ही मतलब क्या है? अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस which are of financial character and then to be recorded in books of accounts। आपको एक चीज बता दूं, अकाउंटिंग मतलब सिर्फ पैसा, हाँ पैसे पे ही दुनिया चल रही है हाल फिलहाल। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितना पैसा गया, उस सभी चीजों को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर जो वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई आपके बिजनेस में, तो सारा का ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। लेकिन ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई जहां पर मनी इन्वॉल्व हो जाती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर उधर आ जाता है, तो आपके लिए उसका रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन अकाउंट की क्या बोलती है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions which are of financial character and interpreting the results thereof। जो अभी मैंने आपको मार्कशीट वाला एग्जाम्पल बताया, उसी के ऊपर हम लोग ये डेफिनेशन को ये करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मैम क्या करती है? आपके सारे मार्क्स को रिकॉर्ड करती है, उसको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई किस चीज में कर रही है? सारे मराठी के जो मार्क्स है उसको एक ही साथ हम लोग, चारों टर्म्स के मराठी के मार्क्स एक साथ आ गए, चारों टर्म्स के हिंदी के मार्क्स एक साथ आ गए, उसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। समराइज करना मतलब चार अलग अलग क्वार्टर्स की रिपोर्ट दिखाने मार्कशीट दिखाने के बजाय उसको एक ही साथ समराइज कर देते हैं, और उस समराइज जो हमने किया है उसको एक सिग्निफिकेंट तरीके से प्रेजेंट करना और उसको एक रिजल्ट दिखाना, उसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग। अब आप बोलेंगे मैम अकाउंटिंग का तो मतलब समझ में आ गया, सिंपल मतलब क्या समझ में आ गया? अगर हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर अगर मुझे कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें मुझे रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। अब अकाउंटिंग के साथ और एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक डेफिनेशन हो गई, अब बुक कीपिंग एक डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। अब अगर बुक कीपिंग का डेफिनेशन मैं पढ़ूं, तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी concerned with the recording of financial data relating to business operations in a significant and orderly manner. It covers procedural aspect of accounting work and embraces record keeping function. बच्चों, डेफिनेशन छोटी है, दोनों अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग मतलब सिर्फ बुक्स का रिकॉर्ड रखना। मतलब क्या? अगर कोई फाइनेंशियल डेटा है उसको कंपाइल करके रख रहे हैं या फिर सिर्फ एंट्री मार कर रख रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग। लेकिन आपका इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट स्टेटमेंट क्या पढ़ा? इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में ड्राफ्ट करते हैं और जो भी रिजल्ट ड्यूरिंग द ईयर है उस रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस है क्या? जी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग क्या बोलता है? इट इज प्रोसेस कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के प्रोसीजर में बुक कीपिंग आ जाती है। अकाउंटिंग क्या है? इट इज प्रोसेस कंसर्न्ड विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। मतलब बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर एडिशनली क्या है? जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है उसको फिल्टर करके एक समरी के अंदर लेकर आना। ये किसका काम हो गया? अकाउंटिंग का काम हो गया। बुक कीपिंग का क्या है? मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। मैनेजरियल डिसीजंस क्यों नहीं लिया जा सकता है? आपको पता है, बड़ी कंपनीज हो या छोटी कंपनी हो, हर जगह पर अपना अपना रोल डिवाइड करके देना ज्यादा जरूरी है। रोल क्यों डिवाइड करके देना चाहिए? अगर बिजनेस पर्सन बिजनेस से ज्यादा अकाउंटिंग पे ध्यान देगा तो बिजनेस कौन करेगा? इसीलिए उन लोगों के लिए क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। क्रिस्पी मतलब कैसे? कि उनको 100 ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए, उस 100 ट्रांजैक्शंस का आउटकम चाहिए। तो बुक कीपिंग क्या होगा? सिर्फ वो 100 ट्रांजैक्शंस को 100 अलग तरीके से रिकॉर्ड करके रखना, उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रखना। ये सारी चीजें कौन होती है? बुक कीपिंग में है। लेकिन बिजनेस पर्सन बोलेगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे 100 ट्रांजैक्शंस को फिर से रिविजिट करूं। अकाउंटिंग क्या करेगा? उसको एक छोटा समरी बना के देगा कि ये 100 ट्रांजैक्शंस में सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, किससे कितना पैसा आया, किससे कितना पैसा गया, और एक पर्टिकुलर डेट पे आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये किधर काम आ गया? अकाउंटिंग के अंदर। अब मुझे बोलो, बुक कीपिंग ज्यादा बड़ा हो गया या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ एक स्टेप है कि आपका क्या स्टेप है? एक प्राइमरी स्टेप है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसको जाकर हमको रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया उसको चेक करेगा, चेक करके समरी में डालेगा, और जो समरी है ना उसका एक छोटू सा रिजल्ट बनाकर वो बिजनेस पर्सन को देगा। बस इसीलिए बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेप है और अकाउंटिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है। मैनेजमेंट बुक कीपिंग के ऊपर से अपना डिसीजन नहीं ले सकता, अकाउंटिंग के बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक समरी बनाकर देती है और बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देती है। तीसरा क्या है डिफरेंशिएशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट बन ही नहीं सकते। 100 ट्रांजैक्शंस को तुमने रिकॉर्ड करके रखा है, मतलब फिर डिफरेंस ही क्या बच गया? आप अगर मुझे बोलो कि मैम एग्जाम से पहले हम फिर से सारी बुक लेकर खोलकर बैठते हैं, मतलब एग्जाम अभी 2 बजे है लेकिन मैं आज सवेरे सारी बुक लेकर खोल के बैठूंगा, तो मुझे बोलो सवेरे 7 से दोपहर के 2 तक आप एग्जाम का सारा डेटा पढ़ पाओगे क्या? नहीं बच्चों। आपको क्या
पढ़ना होता है एग्जाम के दिन? एक सिर्फ समरी, ऐसी समरी जो आप पढ़ो, आपका टाइम भी कम लगे, लेकिन रिवीजन का जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाए। तो बुक कीपिंग क्या है? जो आप फुल सिलेबस टेस्ट पढ़ते हो उसका एक छोटा सा पार्ट। अकाउंटिंग क्या है? फुल सिलेबस टेस्ट को भी पढ़ना है, हमको समरी भी देखनी है, वो समरी से एक छोटा एनालिसिस भी बनाना है, और इन सभी के बेसिस पे एक रिजल्ट फॉर्म करना है, और वो रिजल्ट हम लोगों को मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अकाउंटिंग के बेसिस पे बनता है, और अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बेसिस पे बनता है। तो अगर मैं आपको पूछूं हायरार्की क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले आएगा क्या? बुक कीपिंग, फिर क्या आएगा? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बाद क्या आएगा? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं जितना आपको सिखा रही हूँ आप लोग ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सारा बेसिक कंसेप्ट है। स्लाइड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप फिर भी पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जितना आप आपकी लैंग्वेज में लिखेंगे, मे बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी और whatever language you understand, आपको सब्जेक्ट समझने में उतना ही आसानी हो जाएगी। ओके, लास्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी ascertained through bookkeeping records and financial position of the business can be ascertained through bookkeeping records. It's obvious कि अगर वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बना सकती तो हम लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन क्या ही बताएगी। अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी और हम लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताएगी। ओके, तो ये होगी बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैम, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हम लोग साल भर इतना तो काम कर लेंगे, इतना सारा काम करके सिर्फ ही क्या बिजनेस पर्सन को ही हेल्प करेगा क्या? क्यों मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं, क्यों किसी को दूं? तो मैं आपको बता दूं, आपके बिजनेस के स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कितने लोगों को ये करेगी। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्रेड सभी लोग यूज करते हैं, अगर नहीं यूज करते तो ऐसे फाइनेंशियल चीजों को आप लोग थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कीजिए। क्रेड क्या बताता है? कोई पर्सन का क्रेडिट रेशियो कैसा है। क्रेडिट रेशियो मतलब कौन सा रेशियो बोल रही हूँ मैं, कि इस इंसान के पास फाइनेंशियल पोजीशन उसका कैसा है, ये पैसा अगर लेगा तो वापस देगा या नहीं, अभी तक इसने कितने लोगों का पैसा लिया है और उन लोगों ने उसको क्या रेटिंग्स दी है। यूट्यूब का जमाना है, रील्स का जमाना है, जितने ज्यादा लाइक्स, जितने ज्यादा अच्छे कमेंट्स, उतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। मतलब कैसे कि अगर सपोज मैंने कोई अच्छा सा वीडियो डाला तो मुझे लाइक्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे। इतने सारे लाइक्स क्यों मिल रहे हैं, ये देखने के लिए और लोग आकर मेरा वीडियो देखेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो वो हम लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्लास लेंगे। उसी के जैसे है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप बिजनेस एक सोसाइटी में कर रहे हो तो सोसाइटी में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट्स कंप्लीटली मैटर करते हैं। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैटर करते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों के साथ या फिर आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो उन लोगों को भी जानना जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके साथ कितने लेवल तक हम लोग रिस्क ले सकते हैं, आपके साथ कितने लेवल तक हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके लिए काम नहीं आएगी, आपके अलावा आप जिन लोगों के साथ बिजनेस करने वाले हो उन सभी लोगों के साथ काम आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 10,000 के गुड्स परचेज किए और 10,000 के गुड्स खुद ही को बेच दिए, तो इसमें कोई सेंस है? मैं खुद ही के साथ कोई ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकती हूँ? अगर बिजनेस जो बोलता है, सपोज एक चाय की टपरी है, वहां पर जाके खड़े हो जाओ, भैया एक चाय देना, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं ये चाय ना आप नहीं पी सकते, ये चाय सिर्फ मेरे लिए ही है, मैंने चाय की टपरी ही खोली मेरे लिए है, दिन भर चाय मैं ही बनाऊंगा, मैं ही पी लूंगा। ये चीज करने के लिए बिजनेस होती है। बिजनेस दो लोगों के बीच में होने वाली है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में होने वाली है। मैं अगर बिजनेस खोलकर बैठी हूँ मतलब आई एम इनवाइटिंग एवरीवन कि आओ मेरे साथ बिजनेस करो, मेरे साथ ट्रांजैक्शंस करो। तो मेरे लिए जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं या फिर मैं जिन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करने वाली हूँ,
लेट इट बी एनी ट्रांजेक्शन्स, वो सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए उस सामने वाले इंसान को मेरे ऊपर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इसको मैं 10,000 का भी सामान दे दूं ना तो ये फुकट चंद नहीं है, ये मेरे पैसे ऐसे लेकर नहीं जाएगी, ये वापस मेरे पैसे देने की इसके अंदर हिम्मत और इसके अंदर काबिलियत है। फाइनेंशियल काबिलियत देखने के लिए आपके यूजर्स को आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। मैम ऐसे कौन से यूजर्स है जिन लोगों को हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए? तो बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोगों को ये चीज चाहिए। जैसे हो गए आपके इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स मतलब शेयर मार्केट में अगर आप लोग पैसा लगाते होंगे या फिर अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आप 2-3 लोगों के पास जाओगे कि सर हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, आप जो पैसा लगा रहे हैं ना हम हमारे बिजनेस आइडिया से आपको वो वापस देंगे। तो वो इन्वेस्टर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर आपको इतना ज्यादा आपके आइडिया पे भरोसा है तो मुझे आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है या फिर कितना लॉस होने वाला है। बिजनेस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट मतलब ही क्या कि आप कितना कमाने वाले हो, 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेचने की क्षमता रखते हो और जितने में बेचने की क्षमता रख रहे हो ना उसके अंदर से आप क्या प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो, लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा एम्प्लॉयज को यूजुअली आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, लेकिन उनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये चीज बहुत जाना जरूरी है कि हम जिस कंपनी के लिए, हम जिस बिजनेस के लिए काम करने वाले हैं उस बिजनेस के पास ये चीज की क्षमता है क्या कि वो हमारी सैलरी दे सकता है। अगर सैलरी नहीं दे सकता तो हम महीना भर किसके लिए काम करेंगे? तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी दमदार कंपनी है, इस कंपनी में इतना पैसा है कि ये अपने एम्प्लॉयज का पैसा दे सकती है वापस। उसकी के अलावा लेंडर्स, अगर किसी को जाके बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे तो 1 करोड़ रुपए देने से पहले वो सबसे पहले क्या देखेगा? बैंक में जाकर खड़े हो जाओ और बैंक वालों को बोलो कि भाई मुझे आप लोग 1 लाख रुपए का लोन दे दीजिए। बैंक वाला सबसे पहले क्या करेगा? आप पहली बार अगर उस बैंक में जा रहे हो या फिर आपके ट्रांजेक्शन में 100, 200, 1000, 1500 का रोज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, सबसे पहले आपको ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह से देखेगा। और क्यों देखेगा? कि 1 लाख रुपए तुम मुझसे लेकर जाएगा तो वापस लाकर दे पाएगा क्या? और ये चीज आपकी कौन बताएगा उनको? आपकी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको ये बताएंगे कि मैं 1 लाख रुपए अगर तुमसे लेकर जा रहा हूं तो मैं उसको वापस रीपे आपको करूंगा। रीपे करने के लिए मेरे पास बिजनेस है, उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन से मेरे यहाँ पर पैसा आएगा जिस वजह से मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा सकता हूँ। उसी के अलावा सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स सेम वे कि आपको कितने का माल उनको बेचना चाहिए और कितना उधार आपके पास रखना है, उस चीज का पूरा नॉलेज लेने के लिए आपको सप्लायर्स और क्रेडिटर्स को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना बोलिए या फिर पब्लिश करना बोलिए या फिर एटलीस्ट उनको इतना गारंटी देना जरूरी है कि हम लोग आपके पैसे डुबाकर कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसी के अलावा कस्टमर्स को क्यों जरूरी है? आप लोग ध्यान, अगर कॉमर्स के अगर बच्चे हो ना तो हम लोग बैठे बैठे अकाउंटिंग कर लेते हैं। पता है आपको कि अगर सपोज मैं कहीं पर हूँ, चाय की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाइए, उसके यहाँ पर कितने लोग कस्टमर्स है उसको देख के मन में कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि यार इसका तो अकाउंट, इसका चाय की दुकान है, इसके पास रोज के एटलीस्ट 600 से 700 लोग आते होंगे, 10 रुपए की एक चाय, मतलब यहाँ पे ही इतने सारे पैसे हो गए। उसके अलावा इसका खर्चा क्या है, रोज का इतना प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस का आइडिया यार, हम लोग तो यही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीजें कस्टमर्स क्या करके देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितनी आगे जाने की क्षमता है, अगर मैं इसके साथ लॉयल हो जाऊं तो ये बिजनेस आगे जाने वाला है क्या? ये सारी चीजें कौन दिखाने वाला है हम लोगों को? उसकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी मन में इच्छा है या नहीं है, फिर भी तुमको गवर्नमेंट को तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना होगा। आजकल के हॉट सेंसेशन टॉपिक्स है इनकम टैक्स, जीएसटी,
टैक्स का मैटर के लिए आपको गवर्नमेंट को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना ही है। गवर्नमेंट ये सबसे बड़ी पार्टी है जिसके साथ और जिसके लिए आप अभी हाल फिलहाल बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस आप एक सोसाइटी में कर रहे हो और उस सोसाइटी के फंडामेंटल चीजों के लिए बोलो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलो, पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, और वो पैसा जाएगा कैसे? टैक्स से। आप जितना टैक्स भर रहे हो वो करेक्ट टैक्स भर रहे हो या नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ला कर दीजिए मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमें भी देखने दीजिए कि साल भर में आपने कितना कमाया है, जितना कमाया है उसी का बराबर पोर्शन हम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीजों के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है। इसीलिए अकाउंट्स में गलती होना पॉसिबिलिटी आपकी मिनिमम होनी चाहिए। मैं जीरो नहीं बोलती क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है। मैं कुछ नहीं बता सकती आपको कि जो स्टेटमेंट्स अभी तक साइन हो गए ना, फाइनेंशियल्स जो अपलोड हो गए, उसमें कोई गलती नहीं निकलेगी, लेकिन आपकी एक गलती और इतने सारे लोगों के डिसीजन के ऊपर बात बनाती है। इसीलिए अकाउंटिंग का बेसिक होना और अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या सिखाएंगे मैम? मैं आपको सिखाने वाली हूँ, अब अकाउंटिंग के बारे में पता चल गया, अकाउंटिंग किसके लिए जरूरी है ये पता चल गया। अब अकाउंटिंग के दो मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है या फिर दो मेन एस्पेक्ट्स क्या है, अकाउंटिंग करना और अकाउंटिंग हम लोगों को जो करने वाले हैं उसका जो आउटकम आने वाला है, उस आउटकम के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर स्लाइड अगर आप देखोगे तो इधर क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, एक प्रोसीजर होना चाहिए। मैं आपको बोलूं, दुनिया भर में एटलीस्ट इंडिया में सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम बनते हैं। सभी लोगों के लिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी सेम है। अगर पर्सनल का रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये मेरे लिए भी यही है, मेरे बाजू में बैठे हुए 10 लोगों के लिए ये है, आपके लिए भी वही है, और इस देश के हर एक कॉमर्स या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए डेबिट और क्रेडिट का मतलब सेम है। ये सब कुछ सेम कैसे होता है? जैसे गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं वैसे उसी गाइडलाइंस के बेसिस पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का एक तरीका है, उसको यूज करने का एक तरीका है। तो पहला तरीका हम लोगों का क्या है, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको बनाना कैसे है। दूसरा, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कौन लोग हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं। अब हमारा बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे करने वाले, उस जनरेशन के बारे में अब हम लोगों को सीखना है। नाउ जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ स्टेप्स आते हैं सभी चीजों के लिए। अगर आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचना है तो आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है? ऊपर से नीचे नहीं आ सकती है, नीचे से ऊपर जाती है। मतलब कोई भी चीज को करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो आपके स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, ये क्रोनोलॉजी जो है ये क्रोनोलॉजी सेम ही रहनी चाहिए, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप सबसे पहले आपके मन में आएगा कि नहीं रिकॉर्डिंग क्या ही करो, मैं एनालाइजिंग शुरू कर दूंगी। एनालाइज करने के लिए भैया डेटा कहाँ है, जो डेटा है उसका फिल्टर्ड डेटा कहाँ है, फिल्टर्ड डेटा लाने के लिए आपको पहले 3 स्टेप्स करना पड़ेगा, फिर आपको चौथे स्टेप पर पहुंचोगे। इसीलिए आप इसको बोल सकते हो स्टेप्स फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से हम लोग सीखते रह रहे हैं। अकाउंटिंग के डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग सीखा, बुक कीपिंग के डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग सीखा, तो ये रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली है क्या। सपोज पूजा लड्डा आप लोगों के बिजनेस में आई, आपके एक बड़ा सा शोरूम है, उस शोरूम में पूजा लड्डा आई, ठीक है। आने के बाद मेरा आना और आपको आकर हेलो बोलना, ये चीज सिर्फ हाय हेलो वाली वार्तालाप हो गई, ये सिर्फ एक इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ कि मैं आपके शोरूम में आई, आपने मुझे हाय बोला, ये एक इवेंट हो गया। मैंने आपके शोरूम से कुछ खरीदा और उस खरीदी के लिए मैंने आपको पैसा दिया,
इस जो दूसरी वाली जो चीज हुई है ना, ये इवेंट है क्या? जी हाँ, ये इवेंट है। इवेंट के साथ ये क्या है? ट्रांजैक्शन भी है। ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो गया है। मैंने तुम्हारे बिजनेस से कुछ खरीदा है, जिस खरीदी की वजह से तुम्हारे पास पैसा आया है। अगर मैं इस पूरे ट्रांजैक्शन को ब्रेक करूं, मेरा आपसे खरीदना मतलब आपके लिए क्या हो गया? सेल। मेरे लिए क्या हो गया? परचेज। मैंने आपको पैसा दिया मतलब मेरे लिए क्या हो गया? आउटफ्लो। आपको पैसा मिला मतलब आपके लिए क्या हो गया? इनफ्लो। इस पूरी चीज में हुआ क्या? आपके शोरूम का कोई आइटम मेरे पास आया और आपके शोरूम से उतना स्टॉक कम हो गया। इसके अंदर कितने सारे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है। इस सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आपका सबसे पहली चीज होती है। मतलब क्या कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या होगा? आपके बिजनेस से कुछ एक चीज गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज कहाँ गई। आपका महीना साल खत्म हो जाता है। साल शुरू हो गया 1 अप्रैल को, 31 मार्च को आप निकालने के लिए बैठे कि इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया है या मैंने लॉस कमाया है, तो आपको ये चीज समझ में ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने खरीदी करने के लिए उसको पैसा डाला है, लेकिन उसका पैसा आया है ये चीज कहाँ रिकॉर्ड हो गई। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको उसको हमें क्या करना है? उसको हमें रिकॉर्डिंग करना है। उसका रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉर्डिंग ऐसे बिजनेस के अंदर ऐसा 1 2 3 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं होते, लाखों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम लोग बड़ा सोच रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी कंपनीज के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो लाखों में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लाखों के ट्रांजैक्शंस तब का तब अगर आप रिकॉर्ड ना करके रखो तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, इसकी हार्ड बुक आपके पास नहीं है, आपको ये चीज याद रखनी है। मन है भाई, भूल जाता है। अगर दिमाग आपका इतना स्ट्रांग होता तो हमें फर्स्ट में जो सिखाया था वो अभी तक याद नहीं होता। अभी आपको क्या करना है? आप मुझसे जो सीख रहे हो, आपको अगर लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज हमने पहले कभी सीखी नहीं है, तो आपके पास जो बुक और पेन है आप उसको रिकॉर्ड करके रखते हो। रिकॉर्ड करके क्यों रखते हो? ताकि अगर आप ये लेक्चर भी बंद कर दो, आपको ऐसा कभी लगे कि नहीं उस दिन हमने क्या सीखा था वो हमें याद नहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएटली बुक खोलकर देखो और आपके पास वो चीज रिकॉर्ड में मिल जाए। उसी तरह से सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करना ये इसका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्लासीफाई करना है। अब क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास लाखों ट्रांजैक्शंस आपने परचेज 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 के रिकॉर्ड किए, फिर लाखों ट्रांजैक्शन सेल 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 करके रिकॉर्ड किए और सभी को एक साथ एक बुक में बंद करके आपने आपके मैनेजमेंट के हाथ में दे दिया। मैनेजमेंट वही खींच के एक देगा कि ये क्या बताया है तूने, मैं अब कैलकुलेटर लेकर बैठूं कि कितना परचेज किया है कितना सेल किया है। आपको क्या करना पड़ेगा? सारे परचेसेस को एक साइड लाना पड़ेगा, सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस को एक साइड लाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब सिस्टमैटिकली एक डेटा जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको सिस्टमैटिक तरीके से बाइफरकेट करना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, कॉलेज में आने के बाद ये गंदी आदत लगी कि हम लोगों का पूरा साल एक रजिस्टर में निकल जाता है। 3 पेजेस छोड़े, किया फोल्ड, नया सब्जेक्ट, 3 पेजेस छोड़े, किया फोल्ड, नया सब्जेक्ट। लेकिन स्कूल में हम लोग कितने अच्छे बच्चों की तरह हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग बुक बनाते थे ताकि एक ही बुक के अंदर पूरी खिचड़ी ना बन जाए। बस वो खिचड़ी के अंदर से चावल सेपरेट करना और दाल सेपरेट करना, उसी का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने के लिए आपको आपका सिस्टमैटिक जो डेटा है उसको अलग से हर क्लास ऑफ डेटा के साथ, सारा चावल एक तरफ, सारी खिचड़ी और सारी मूंग दाल एक तरफ, बस यही जो चीज होती है कि आपको ट्रांजैक्शंस को, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को अलग से निकाल कर रखना है। उसी का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई करना। समराइज करना मतलब 100 परचेसेस के ट्रांजैक्शंस को एक छोटी सी समरी में ड्रॉ करना कि हमने कितना परचेज किया। परचेज करने के लिए अगर मेरे पास अलग अलग मटेरियल्स है, अलग अलग गुड्स है, तो अलग अलग गुड्स के लिए एक छोटा सा समरी बनाना, उसको क्या बोला जाता है? समराइजिंग। उसके बाद एनालाइजिंग। एनालाइजिंग करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, ये सब आप लोगों को बीकॉम तक अच्छे से आ जाता है। बस एनालाइजिंग वाला और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग वाला पार्ट है ना, उसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल चलता है। एडवांस लेवल के लिए क्यों चाहिए?
कि आपने जो चीज को समरी में डाला है, उस समरी के अंदर आपने निष्कर्ष क्या निकाला है कि साल भर में आपने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, जो सेल किया है वो एट प्रॉफिट किया है या एट लॉस किया है। ये सारी चीजों को आपको देखकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एनालाइज करना। सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से पढ़ लिख कर समझ कर उसको ऊपर एक जजमेंट निकालना, मतलब क्या, इंटरप्रेटिंग हो गया। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोग, बिजनेस वाला जो है ना, बिजनेस पर्सन जो है, वो अपने अकाउंट्स खुद लिखने के लिए नहीं बैठता, वो अपने अंडर रखता है अकाउंटेंट्स को, चार्टेड अकाउंटेंट्स को, कि मुझे सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट ला कर दो। ये रिजल्ट मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होगा, लेकिन मुझे तुमसे सिर्फ एक रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट आप लोग जो ड्रॉ करोगे उसको कम्युनिकेट करना, और सिर्फ बिजनेस पर्सन को नहीं, उसके अलावा जितने लोग उसको यूज करने वाले, उन सभी को कम्युनिकेट करने के लिए आपको आपका ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स यूज करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, ट्रांजैक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करना, जो रिकॉर्ड किया है उसको क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने के लिए हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को ये कर दिया है। अब सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक छोटी समरी में लेकर आएंगे। जो चीज को समरी में लेकर आए हैं उसको हम लोगों को समझना है। समझने वाला काम कौन करेगा, एनालिसिस करेगा। जो एनालाइज किया उसके ऊपर एक जजमेंट निकालना है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरप्रेटिंग। और ये सब होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आपको परोस के क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड देन फाइनल वन इज द कम्युनिकेटिंग। ओके, नाउ मैम आपने ये तो बता दिया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना है, ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करना है। लेकिन ये चीज एकदम से अभी शुरू की और अभी खत्म हो गई और मेरे सामने प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, नहीं। अकाउंटिंग की एक साइकिल मेंटेन होती है। साइकिल मेंटेन होती है मतलब हर चीज को करने के लिए फिर से वही बात, स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स वाइज आपको जाना होता है। आप लोग डायरेक्टली एकदम से अगर हाथ उधर तक डालोगे, मतलब अगर आपके मन में है कि आपको सीए बनना है और आप इंस्टीट्यूट को जाकर बोलोगे कि चलो मुझे, मेरे मन में आ गया मुझे सीए बनना है, आप डायरेक्टली मुझे सीए फाइनल के एग्जाम्स देने दो और मुझे सीए बना दो, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगी आपको, जहां से आए हो वहीं पर फिर से लौट जाओ। लौट कर सबसे पहले क्या करो, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरो, फिर क्या करो, उसकी ट्रेनिंग लो, फिर सीए फाउंडेशन करो, क्लियर करके हमारे पास आओ, फिर हम तुम्हें इंटरमीडिएट का फॉर्म देंगे, उस इंटरमीडिएट के फॉर्म को भरो, तुम इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करो, फिर आर्टिकलशिप सर्व करो, और फिर इंटरमीडिएट का फॉर्म भरो, उसके बाद इंटरमीडिएट की एग्जाम्स दे दो। एग्जाम्स में अगर तुम पास हो गए फिर से हमारे पास एक फॉर्म लेकर आओ, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, आर्टिकलशिप का फॉर्म। फिर हम तुम्हें भेजेंगे 2.5 साल की आर्टिकलशिप करने। आर्टिकलशिप जब तक तुम कंप्लीट नहीं करते ना, तब तक तुम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मतलब क्या, डायरेक्टली कोई भी एंड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, एक साइकिल से थ्रू गुजरना होगा। साइकिल में इसको क्यों बोलती हूँ, साइकिल का पहिया कैसे घूमता है फिर से वहीं पर आता है, घूमता है फिर से वहीं पर आता है। अकाउंट्स के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है। एक बार एंड रिजल्ट आ गया तो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर परपेचुअली होते रहेंगे, और जो परपेचुअली ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर ट्रांजैक्शंस के लिए आपको स्टार्ट टू एंड यही साइकिल को मेंटेन करना है। तो सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग में कौन सा आ जाएगा, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा आ गया आपका, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। मैम अब जर्नल का मतलब क्या है, एंट्री का मतलब क्या है, हम तो अकाउंट्स को पहली बार लेकर बैठे हैं। जर्नल का मतलब, एंट्री का मतलब, एंट्री कैसे बनाते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग उसको सेकेंड स्टेप्स में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद एक बार जर्नल तो बना दिया, जर्नल मतलब आपका बुक कीपिंग का काम, कि आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उसका हमारा दूसरा काम क्या है, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करना मतलब आपके पास एक बकेट है पूरा, उस बकेट के अंदर आपके पास सभी कुछ एक साथ से डाल कर दे दिया इन्होंने, तो आपको क्या करना है, सारे परचेज के ट्रांजैक्शंस निकालने हैं, उसको एक जगह पर लाकर रखना है, सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस निकालने हैं, उसको एक जगह पर लाकर रखना है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, पोस्ट एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स। अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपको हर एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे बोलिए या फिर एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको एक अकाउंट निकालना है और उससे रिलेटेड का सब कुछ आपको उधर ही लाकर रखना है, वो एक समरी बना कर देगा। और ये समरी बनाने का जो काम है ये कौन करता है, जब आप लेजर्स में आपके ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हो। ट्रांजैक्शंस वहां तक पोस्ट हो गए, अब दूसरा काम क्या है, आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब लेजर में आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई करके लाकर रख रहे हो, जो ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक समरी में लेकर आना है। समरी मतलब टोटल परचेसेस कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, बिजनेस में कैपिटल कितना है, बिजनेस में फिक्स्ड एसेट कितना है, डेबिट है या क्रेडिट है, उन सभी का सारे अकाउंट्स की एक छोटी समरी मतलब कहाँ पर चले जाती है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अगेन सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट का होता है, पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज। अब ये जर्नल एंट्रीज और यहाँ की रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज और यहाँ पर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज में क्या डिफरेंस है। मैंने आज एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, ईयर क्लोज होता है तब तक और भी उस ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ चेंज होता है, वो ट्रांजैक्शन चेंज करने के लिए या फिर ईयर क्लोज करने के लिए हम लोगों को कुछ एंट्रीज पास करना है, उन एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज आपको देगा एक नया ट्रायल बैलेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मतलब हम लोगों का नया ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है ना, ये काम क्या है, पहले रॉ एक ट्रायल बैलेंस बना लो कि आपने जो जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए उसको लेजर में क्लासीफाई कर लो, उसकी एक छोटी सी समरी बना लो। अब ये समरी को एक्यूरेट समरी बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बेसिस पे, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कुछ जर्नल एंट्रीज पास करना है। वो जर्नल एंट्रीज आपके ईयर एंड क्लोजर के हो सकते हैं या फिर कोई रेक्टिफिकेशन की भी हो सकती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि पहले ट्रायल बैलेंस में थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, वो जो चेंज हुआ है वो आपको नए ट्रायल बैलेंस में डालना है। उसी के अलावा फिर से अगर कोई एंट्रीज रॉन्ग हुई है तो आपको उसको रिवर्स करना है। ये सारी चीजें करके आपको एक मिलेगा फाइनल ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस के ऊपर बनेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो साइकिल कहाँ से होती है, मतलब ट्रांजैक्शन क्या हो गया, मैं आपके दुकान पर आई, आपके शोरूम से मैंने कुछ खरीदा, तो आपको सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। फिर आपको जब लेजर बनाने हैं तब दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट कैसे बनाओगे आप, एक बनाओगे पूजा अकाउंट, दूसरा बनाओगे सेल अकाउंट। पूजा अकाउंट क्यों, क्योंकि मैंने हमारे रिश्ते को देखते हुए मैंने आपसे उधार खरीदी किया, आज की डेट पे मैंने आपसे उधार खरीदी किया है। आपको कब याद रहेगा कि ऐसे कितने लोग आपके दुकान पर आके कितना उधार लेकर जा रहे हैं। आप आपके दिमाग में कितना भी बादाम खा लो, इतने लोगों का नाम दिमाग में रख सकते हो कि मुझे इससे थोड़े से पैसे आना है, मुझे उससे पैसे आना है। सभी के लिए आपको आपके बुक्स में कोई भी डेट पर अगर आप खोलकर देखो कि मुझे आज की डेट में मुझे किससे कितना पैसा आना है या फिर किसको कितना पैसा देना है, अगर ये पैसा देना है तो ये पैसा क्यों देना है, कौन सी डेट का देना है, ये सभी चीजें जो रिकॉर्ड करेगी, ये कौन रिकॉर्ड करेगी, आपकी लेजर एंट्रीज। उसी के बेसिस पे बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर अगर कुछ रेक्टिफिकेशंस है, ये सारी चीजें करके बनेगा एक फाइनल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप डालोगे क्लोजिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज से बनेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। हर ट्रांजैक्शंस के लिए आपको सीखना है। अब मैम ये तो समझ में आ गया कि आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या एग्जैक्टली हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इतना पूरा अकाउंटिंग करना है, ठीक है, लाखों ट्रांजैक्शंस बुक्स में लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसको जो समरी फॉर्मेट बोल रहे हो या फिर रिजल्ट फॉर्मेट बोल रहे हो, वो बनाते क्या है, उसके अंदर होता क्या क्या है। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूड्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब देखो जर्नल जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चला जाता है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों, अकाउंट्स बनाने के लिए कोई बुक आपने रखी है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आप जर्नल को प्रेजेंट नहीं करते। जर्नल तो सिर्फ एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा को प्रोसेस कर करके सिर्फ 4 फाइनल चीजें बनती है, उतनी 4 फाइनल चीजें ही आप लोगों को आपके इन्फॉर्मर्स को देना है या फिर यूजर्स को देना है। अब ये 4 चीजें कौन कौन सी है, सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, नाम में ही है प्रॉफिट या लॉस। आजकल किसी भी बच्चे को पूछो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। अगर आपने कुछ कमाया तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। आपने गमाया, गमाया मतलब आपने सपोज
100 रुपए की चीज 90 में बेची, आपको घाटा कितनी चीज का हुआ? 10 रुपए का। ये 10 रुपए का जो घाटा हुआ है हमारी एग्जाम्पल में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हुआ है। बिजनेस में ऐसे 100 ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपको लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस का पूरा समरी कि ये लॉस क्यों हुआ है, आपका इनकम कितना था, आपने खर्चा कहाँ कहाँ किया, कौन सी चीज पर खर्चा किया, और ऐसा क्या हो गया कि आपका सेल कहाँ पर कम पड़ गया कि आपके खर्चों को उठा नहीं पाया। उसको पूरा परफॉर्मेंस बनाने के लिए या परफॉर्मेंस बताने के लिए जो स्टेटमेंट बनी जाती है वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेकंड बनता है बैलेंस शीट। मैं अब इसको बेस से ऐसे नहीं बोलूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली चलने वाली चीज है, लेकिन ये दोनों चीजें बनती है हमारे ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। साइकिल पे हमारा क्या है, फाइनल ट्रायल बैलेंस निकालते हैं और फाइनल ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जहां पर बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलेगी, और बैलेंस शीट में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। मतलब क्या कि सपोज साल की स्टार्टिंग में मैं बहुत अमीर थी, अमीर मतलब इतनी अमीर कि मेरे पास करोड़ों रुपए था। साल भर में तो फर्स्ट डे तुम मेरे पास आए, तुमने देखा कि हाँ ये तो बहुत करोड़पति है, इनके साथ हम लोग तो कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या हम लोगों को सारा पैसा लौटा देगी करके। तो तुमने फर्स्ट डे ऑफ एक कोई भी पर्टिकुलर मंथ आपने मेरा पोजीशन चेक किया, उस पोजीशन के बेसिस पे आपने तैयारी कर ली कि ठीक है आप लोग मेरे साथ बहुत सारा ट्रांजैक्शंस करने के लिए तैयार है करके। और इसका करते करते 31 मार्च आ गया। अब 2 अप्रैल को क्या हुआ पता है? 2 अप्रैल को ना मेरे जितने भी पैसे थे या फिर मेरा जो बिजनेस था, पैसे सारे चोरी हो गए और बिजनेस में आग लग गई। तो तुम लोगों के दिमाग में क्या है कि इनके पास तो करोड़ों रुपए। आज की डेट में मेरे पास क्या है? आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पैसा लुट गया है और मेरे बिजनेस में आग लग गई। अब अगर वो वही चीज को दिमाग में रखे, कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले इसके पास बहुत पैसा था इसीलिए मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, तो मुझे बोलो इसका डिसीजन रॉन्ग होगा या राइट होगा? मेरे हिसाब से तो इनका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे 4 महीने पहले की पोजीशन के बेसिस पे मेरे साथ ट्रांजैक्शन करना सोच रहे हो। आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा है क्या कि मैं तुम्हारा पैसा लौटा सकती हूँ? इसके आगे के ट्रांजैक्शंस करने के लिए तुम उस दिन की पोजीशन के बेसिस पे मेरे साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एक साल भर का परफॉर्मेंस बताता है, एक नेट रिजल्ट देता है, या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। लेकिन बैलेंस शीट तुम्हें क्या बताता है? इतना प्रॉफिट लॉस किया तुमने, साल भर में जितना उधम मचाना था मचा लिया, उस उधम के बाद आज की डेट में तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने के एसेट्स के मालिक हो तुम, या फिर तुम्हें कितना देना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा तुम्हें? तुम्हारी बैलेंस शीट। ठीक है। उसके बाद बिजनेस लेने और देने का चीज है। ठीक है। लेना मतलब पैसा, पैसा दोगे पैसा लोगे, इसका पूरा एक स्टेटमेंट बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसी के अलावा तुमने किस बेसिस पे तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए किस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज किया है, उसका पूरा एक समरी तुम लोगों को देना होता है। उस समरी को हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। मैम ये समरी क्यों देना है? मेरे बुक्स है, माई लाइफ माई रूल्स, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कैसे भी रिकॉर्ड करूंगा? नहीं बच्चों, जब तुम्हारा इंफॉर्मेशन, तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर 10 लोग और यूज करने वाले हैं, वो 10 लोग 10 अलग जगह पर बैठे हैं, तो हर बार आएंगे क्या कि इनचे चार्टर्ड अकाउंटंट कुठे आहेत, यांचे अकाउंटंट कुठे आहेत, त्यांना आम्हाला भेटायला सांगा, ही फिगर कुठून आली ते सांगा, कोणत्या बेसिसवर ही फिगर आली हे सांगा। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ एक बेसिक डिटेल नोट बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अटैच कर देना है कि हम लोगों ने ये फॉलो करके ये फिगर्स निकाले हैं। तुम लोगों को अब तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से ये पढ़ता है तो देखो, नहीं पढ़ता है तो आकर पूछो बस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तुम्हारे क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा नोट्स टू अकाउंट्स। ओके।
अब बैलेंस शीट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ ऑल असेट्स। असेट्स मतलब तुम्हारी संपत्ति, एक पर्टिकुलर डेट पे तुम कितने धनी हो या फिर तुम्हारे नाम पर कितनी संपत्ति है, या फिर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब तुम लोगों को कितना, एक थर्ड पर्सन को कितना देना है, तुम्हारे सिर पर तुम्हारे पास कितनी उधारी है, और तुम्हारा कैपिटल कितना है। मतलब अगर एक बिजनेस मैंने शुरू किया है और वो बिजनेस का प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ में से पूरा 47 करोड़ तो मैंने बाहर से ही पैसा लेकर आई हूँ और 3 करोड़ मैंने खुद से लगाया है, तो तुम लोग खुश हो जाओगे कि 50 करोड़ का पूरा प्लांट है भाई, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस 50 करोड़ में से मेरा खुद का कितना है? सिर्फ 3 करोड़। बाहर वालों का कितना है? 47 करोड़। मतलब अगर आगे जाके ऐसी कोई पोजीशन आती है कि मुझे तुमको पैसा देना पड़ता है, तो तुम्हारे पैसे देने से पहले मुझे 47 करोड़ किसको देना है? बैंक को देना है। इसीलिए बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर डेट पे तुम कितने के मालिक हो, तुम्हें कितना देना है, तुम्हारे सर पर कितना उधार है, और तुम्हारा खुद का कितना पैसा है, ये सारी चीजें कौन बताता है? तुम्हारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट द स्टेटमेंट एग्जिबिट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट ओनली। जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर साल भर का परफॉर्मेंस उसमें आएगा या फिर एक साथ एक पिछले जमाने के कोई एक डेट का परफॉर्मेंस आएगा, तो आज की डेट पर मेरा पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे तुम लोग डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर मेरा पैसा पूरा लुट गया है, फिर भी अगर तुम सोच रहे हो कि तब की जितने आज ही करोड़पति है, तो ये चीज करेक्ट होगी क्या? नहीं। इसीलिए बैलेंस शीट कोई भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, और यूजुअली ये पर्टिकुलर डेट वही डेट होती है जिस दिन आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, कि साल भर की सारी उथल पुथल के बाद आज की डेट पे ये पोजीशन है। अब इट डिस्क्राइब्स व्हाट द बिजनेस ओन्स। बिजनेस ओन्स का मतलब क्या है? कि बिजनेस का खुद का क्या है, या फिर बिजनेस ओन्स टू आउटसाइडर्स। बिजनेस का खुद का क्या है, या फिर बिजनेस को दूसरों को देना कितना है। उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली साल भर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ लॉस कमाया, उसको भी आपके संपत्ति के अंदर, आपके कैपिटल के अंदर ऐड किया जाता है। एक फिगर, पर्टिकुलर फिगर निकाली जाती है उस फिगर के बेसिस पे कि आपके पास इतने करोड़ की संपत्ति है, या फिर आपके ऊपर इतना लायबिलिटी और आपका खुद का पैसा इतना है। ये क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितने इसके लिए बनाई जाती है? एक पर्टिकुलर डेट के लिए। बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? असेट, लायबिलिटी और सारे कैपिटल्स। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है हमारा यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? दिस अकाउंट शोज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द बिजनेस एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बिजनेस टू अर्न दैट रेवेन्यू। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? कि आपने साल भर में कितना पैसा खर्च किया, और उस पैसे को खर्च करने के बाद आपने कितना कमाया। अब इस कमाने में दोनों चीजें, एक्चुअल पैसा कितना मिला ये मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि कितना पैसा कमाया और कितना पैसा एक्सपेंस किया। उन दोनों के बीच का जो फाइनल रिजल्ट है ना, प्रॉफिट है या लॉस है, ये आपको इस स्टेटमेंट से मिलेगा। अब दिस इज प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच कुड बी अ मंथ, quarter and half year or a year. Now the net result of the profit and loss. अब ये अकाउंटिंग का जो पीरियड होता है, मैम 1 महीने का बनाऊं, 1 दिन का बनाऊं, 2 दिन का बनाऊं, कितने दिन का बनाऊं, जितने दिन का बनाना है ये आपके डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन आप जितने पीरियड के लिए बना रहे हो उस पीरियड का सारा खर्चा उसके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उसको यूज करे तो यूजुअली गवर्नमेंट उसको 1 महीने के लिए या सॉरी 1 साल के लिए पूरा यूज करती है। अब नेट रिजल्ट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। ओके, नाउ Before we start with basics accounting terminology, it's a 2 minutes break. आप लोग ब्रेक ले लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, आ गए हैं सभी? आई होप आप लोग आ गए हो। और अब इतना सारा सीख लिया है, अब हम लोग एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज, एक्चुअल बेसिक टर्म्स के पास बढ़ने वाले हैं। मैं आपको आज ही इतना सारा नहीं सिखाऊंगी, इस पूरे हम लोग प्रेजेंटेशन को या फिर पूरे सेशन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थोड़े से कंसेप्ट आज सीखते हैं, थोड़े से कल सीखेंगे, ठीक है?
सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन या फिर फर्स्ट टर्म जो हमको सीखनी है वो टर्म कौन सी है? ट्रांजैक्शन। मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। मैम ट्रांजैक्शन है क्या, रिकॉर्ड कैसे करें? तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। वाई बिटवीन पार्टीज इज सो इम्पॉर्टेंट। खुद ही एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में पैसे मत रख देना, या फिर खुद ही खुद को गुड्स बेचकर बोल मत देना कि ये ट्रांजैक्शन है और मैं वही रिकॉर्ड करूंगा। बचपन में हम लोग खेलते थे किचन सेट, जहाँ पर खुद ही खुद खाना बना लेते थे और खुद ही खुद खा लेते थे और खुश भी हो जाते थे। यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। बिजनेस में 2 लोग होना जरूरी है। अब 2 ही लोग होना जरूरी है क्या? एटलीस्ट 2 लोग होना जरूरी है। एक तो हम खुद और एक दूसरा कोई पार्टी। उस पार्टी के साथ आपके साथ क्या ट्रांजैक्शंस होना चाहिए? एक तो वो बिजनेस की एक्टिविटी ही होनी चाहिए, उसके साथ उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मतलब 100 रुपए लिया, 100 रुपए दिया, इसको ट्रांजैक्शन बोलोगे। 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, 100 रुपीज पेड टू मिस्टर ए, इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो। ट्रांजैक्शन कहाँ पर इन्वॉल्व होगा? आपके उस ट्रांजैक्शन में एक एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज क्या हो रहा है? एक मनी और दूसरा मनीज वर्थ, मतलब 100 रुपए लिया, 100 रुपए के बदले में कुछ लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन। ना every transaction is an event or every transaction is an event and अब क्यों बोल रही हूँ मैं इवेंट? मतलब मैंने आपको बताया बिजनेस में कोई बिजनेस में कुछ होना या फिर कुछ एक्टिविटी होना, उसको क्या बोला जाएगा? इवेंट। लेकिन उस एक्टिविटी के साथ कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना, उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल में परचेज ऑफ गुड्स वुड इन्वॉल्व रिसीविंग मटीरियल एंड मेकिंग पेमेंट और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे ऑन फ्यूचर डेट। मतलब मैंने किसी से मटीरियल परचेज किया, मटीरियल परचेज करना वॉज एन इवेंट एंड ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, और उस मटीरियल परचेज के बदले में मुझे कुछ पैसे देना है, दिस बिकम्स अ transaction. Business transactions refers only to dealings or events that can be measured in terms of money. अब मनी सभी को पता है, ऐसा कोई है जिसको मनी के बारे में पता नहीं है कि मनी का मतलब होता क्या है? ऐसा तो कोई नहीं होगा। हर चीज के लिए पैसा लगता है। तुम अगर बाहर पैर से सबसे पहले कदम रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें लगता है गाड़ी में पेट्रोल, पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसा लगता है। उसी के अलावा बाहर जाओगे दोस्तों के साथ खाना पीना, उसके लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा कौन सी ट्रांजैक्शंस को नहीं लगता है, या फिर हमारे अकाउंटिंग के लिए कौन सी ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है? मनी और ट्रांजैक्शंस, इन दोनों को अगर मैं चेक करूं तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन का टाइप है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और दूसरा टाइप है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? नाम में ही मतलब है, ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है उसको बोला जाएगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस है लेकिन उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ एक इवेंट और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, उसको बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक इंसान से 100 गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है? उस इंसान ने मुझे 100 गुड्स दिए, मैंने उससे परचेज किए और मैंने उसको 200 गुड्स बेच दिए 3 लाख रुपए के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व होने ही वाला है यहाँ पर कि मैंने 100 जो खरीदा उसको 1 लाख रुपए थे, उसको मैंने जो दिया 3 लाख है, तो अल्टीमेटली नेट 2 लाख रुपए उसने मुझे पे करना है क्योंकि मैंने उसको ज्यादा का सेल किया है। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है? बिजनेस की एक्टिविटी है क्या? हाँ, ये एक इवेंट है क्या? हाँ, इवेंट के बाद अब इसको ट्रांजैक्शन बोलने के लिए इसमें पैसा इन्वॉल्व है क्या? है। इवेंट किसको बोला जाएगा? परचेस और सेल करना, उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। परचेस और सेल पैसों के लिए करना, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और कैसा ट्रांजैक्शन बोलेंगे हम लोग? उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। पूरे अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर, पूरे अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर या फिर दुनिया के कोई भी कोने में अकाउंट्स के अंदर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी
those transactions are only recorded, I repeat, those transactions are only recorded in books of account. You cannot record a transaction जिसके अंदर पैसा involved नहीं है, क्योंकि accounts is all about money and wealth. Okay, अगर suppose मैंने अब हमने ये किया, मतलब बिजनेस शुरू किया, ठीक है। बिजनेस शुरू करने के बाद मेरा एक फ्रेंड उस बिजनेस में आया, मेरे बिजनेस में आया, आकर मुझे बोला कि तूने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस का प्रमोशन मैं तुझे कर दूंगा। उसने ये जो प्रमोशन मुझसे करके दिया ना, ये आउट ऑफ फ्रेंड का फेवर करके दिया, उसने कुछ उसके अंदर से पैसा नहीं लिया। अब उसने जो मेरे लिए प्रमोशन किया, जो मार्केटिंग हुई, ये चीज को मैं बुक्स में कितना भी चाहूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का मैं कितना पैसा लगाऊं, कि कितने पैसों के लिए उसने मुझे ये किया, ना उसने मुझसे पैसा लिया, ना बिजनेस से कुछ जा रहा है, बिजनेस में आने वाला है उसकी वजह से सेल्स, दैट इज करेक्ट, लेकिन आज की डेट में उस सर्विस के लिए मैं कितना पैसा लगाऊं ये मुझे नहीं पता है। जो चीज को मैं खुद से टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जो चीज को मैंने बिजनेस से पैसा गया ही नहीं या मेरे बिजनेस से पैसा आया ही नहीं, उसमें मनी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। अब सपोज अगर मैं इसी केस में बोलूं कि मेरा फ्रेंड एक प्रोफेशनल एडवर्टीजर है, वो आकर अगर मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे बिजनेस को प्रमोट करता हूँ और उस प्रमोशन के लिए मैं तुझसे 50,000 रुपीज लूंगा, अब ये ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि 50,000 वाली जो टर्म है ना, वो इस ट्रांजेक्शन में आ गई है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, मनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब क्या, वो मेरे पास आए और आकर मुझे बोला कि मैं तेरे लिए एडवर्टीजिंग करके दूंगा, उसके बदले में तू मुझे अपने बिजनेस से कुछ गुड्स दे दे। मतलब क्या, एक हाथ से कुछ लिया, एक हाथ से कुछ दिया, लेकिन ये जो लिया और दिया इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ। जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ओके, बार्टर सिस्टम पता है, पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या, पैसा इन्वॉल्व नहीं करते थे। तुम मुझे दो पोते गेहूं दे दो, मैं तुम्हें 2 पोते ज्वारी दे दूंगी। मतलब क्या कि तुम लोग, मतलब जहां पर भी इन्वॉल्व होना है ना, सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है, वहां पर पैसों का एक्सचेंज नहीं होता है, उसको नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। फिर से रिपीट करने के लिए, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही हम लोगों को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब गुड्स का मतलब क्या है? दीज आर टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी इन विच अ बिजनेस डील्स। दीज आर्टिकल्स फॉर कमोडिटीज आर ईदर बॉट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। मतलब बिजनेस के अंदर जो कमोडिटी या फिर बिजनेस जिस कमोडिटी का किया जा रहा है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पीरियड, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला, हम लोग अकाउंटिंग जब कर रहे हैं तब अकाउंटिंग करते वक्त उसका एक पीरियड डिसाइड होना जरूरी है। अगर कोई चीज का पीरियड डिसाइडेड नहीं है तो आप मुझे बोले लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ोगे। सपोज स्कूल से शुरू करते हैं, जब तुम लोग थे कुछ 3 या 4 साल के, जब एकदम छोटू से थे, तब क्या हुआ, तुम लोग 4th में 4 साल के थे, तुम लोगों के पेरेंट्स ने जाकर तुम्हें नर्सरी में एडमिशन दिलवा दिया। नर्सरी में एडमिशन दिलवाया और वहां पर सिर्फ तुम नर्सरी में ही पढ़ते जा रहे हो, अभी भी तुम नर्सरी में ही पढ़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि नर्सरी कब खत्म करना है उसके लिए कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं गया है। मतलब क्या कि कोई भी चीज ना ही क्लोज होगी ना ही न्यू चीज ओपन होगी। एक चीज को स्टॉप लगाने के लिए उसका कट ऑफ लेना बहुत जरूरी है, और ऐसी चीज को कट ऑफ जब करते हो ना, तब हम लोग उसको पीरियड्स में डिवाइड कर देते। पीरियड में क्यों डिवाइड करते हैं? कि कोई भी चीज को हम लोगों को ज्यादा ड्रैग नहीं करना है, एक पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर इस साल में इतना हुआ, हम लोगों को उसको खत्म करना है। मतलब क्या, नर्सरी के लिए तुमको कितना टाइम दिया है कि 12 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है। उस टाइम में तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह होंगे, तुम लोग अगर एलिजिबल हो तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जाओगे, एलिजिबल नहीं हो तो उसी क्लास में तुमको रिपीट करवाया जाएगा। उसी तरीके से अकाउंटिंग तुम लोग सालों साल इतने सारे ट्रांजेक्शन्स की एक साथ नहीं कर सकते। मतलब तुम्हें कितने पीरियड का प्रॉफिट चाहिए ये तुम्हारा पता होना जरूरी
जरूरी है। अब अकाउंटिंग पीरियड ऐसे डिफाइन नहीं है कि तुमको एक ही साल का अकाउंटिंग पीरियड करना है, लेकिन इन जनरल टर्म्स सभी लोगों को ऐसे बोला गया है कि तुम्हारा अगर फाइनेंशियल ईयर तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा, 31 मार्च को। ये क्यों, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। यूनिफॉर्मिटी क्यों, अगर मुझे कोई दो बिजनेसेस को कंपेयर करना है, मैं बना रही हूँ 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बना रहा है 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 3 महीने में मैंने जितना नहीं कमाया उसने 12 महीने में कमा लिया होगा। क्या हमारे बिजनेसेस कंपेरेबल बिजनेसेस है, कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारा प्रॉफिट कंपेरेबल है? नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म बेसिस होना चाहिए। ऐसा पीरियड जिस पीरियड के लिए तुम लोग अकाउंटिंग कर रहे हो उस पीरियड को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड का टाइम 1 साल है, बट अगर मैनेजमेंट चाहे कि नहीं मैं पूरा 1 साल नहीं रुकना चाहता, कि मुझे पूरे 1 साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे साल के इतना आखिर तक नहीं जाना है, मुझे हर 2 महीने के बाद मेरा बिजनेस का पोजीशन करना है, तो उस फर्म के या उस कंपनी के अकाउंटेंट को हर 2 महीने में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। मतलब इतना याद रखिए, जितने पीरियड के लिए तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, जितने पीरियड के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पीरियड को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड के बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा कुछ क्लोज ही नहीं होगा, तुम्हारी सारी चीजें सिर्फ चलती आ रही विदाउट एनी स्टॉप, विदाउट एनी कट ऑफ। So, an accounting period is an established range of time during which accounting performance functions are performed, aggregated and analyzed, including a calendar year or fiscal year. Calendar year starts on 1st of January, ends on 31st of December. Fiscal को ही financial year भी बोला जाता है, which starts on 1st of April and finishes on 31st of March. हर 31st of March को अगर तुम्हारे कोई दोस्त होंगे ना जो सीए के फर्म में काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं ना, 31st वाले जो लास्ट वाला टाइम होता है ना, 25 मार्च से लेके 31 मार्च को, सिर्फ तुम लोग बोलो मिलने के लिए आ जाओ, सबसे पहले क्या बोलेंगे, नहीं यार नहीं आ सकता, अकाउंट या बुक्स क्लोजिंग चल रहा है, या फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रहा है, या फिर मार्च क्लोजिंग चल रहा है। मार्च क्लोजिंग चल रहा है मतलब क्या, कि आज की डेट पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन है, पिछले 1 साल के ट्रांजेक्शन हमको 31 ऑफ मार्च तक ही रिकॉर्ड करना है, हम इसके बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मार्च के टाइम पर ही हमारे बुक्स क्लोज होना जरूरी है। Now, the accounting period is useful in investing because potential shareholders analyze a company's performance through its financial statements that are based on fixed accounting period. मतलब तुम्हारे दादाजी ने क्या कमाया उससे बेसिस पे आज की डेट पर तुम्हारी हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। दादाजी ने कमाया उस साल के बाद आज तक कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो आज की डेट में या फिर पिछला तुमने क्या कमाया वो चीज देखकर तुम्हारी वर्थ पता चलेगी। वैसे ही कोई भी अकाउंटिंग या फिर कोई भी फर्म को तुम लोगों को अगर चेक करना है तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर पीरियड से तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जा सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड या फिर एक कट ऑफ पीरियड होना बहुत जरूरी है। ओके, last definition for the lecture today, we will meet in the second lecture। अब कैपिटल का मतलब बहुत इजी है, मतलब तुम लोगों को बेसिक चीज है ये। कैपिटल इंग्लिश में बोला जाता है, भांडवल तुम लोगों को मराठी में बोला जाता है, या फिर तुम बिजनेस चलाने के लिए खुद से कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, खुद का कितना पैसा बिजनेस में लगाकर तुम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। मतलब एटलीस्ट किसी भी रैशनल बिजनेस पर्सन का डिसीजन अगर बराबर है, इधर से अगर कुछ लोचा नहीं है ना, तो उसका इतना तो पर्पस रहता है कि मैं जितना पैसा उस बिजनेस में लगा रहा हूँ एटलीस्ट उतना पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। अगर उतना पैसा मुझे वापस मिला मतलब मैंने 100 लगाया तो मुझे 100 वापस मिल गया है, मतलब ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ है ना ही मुझे लॉस हुआ है। अगर मैंने मेरे जेब से 100 लगा के मुझे 110 मिल रहा है मतलब मुझे 10 का प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल मतलब क्या, तुम बिजनेस शुरू करने के लिए जितना खुद का पैसा लगाते हो उस खुद के पैसे को कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल वो पैसा होता है जिस पैसे से तुम्हारा बिजनेस इनिशियली स्टार्ट होता है। तो कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। खुद ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कैपिटल। कैपिटल इज यूजुअली डिफरेंस बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। इस लाइन को अभी हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी हम लोग हमारा बेस बना रहे हैं। तो मैं बेसिकली कैपिटल से क्यों शुरू कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया पीवीएल कंपनी शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले खुद से पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वो कंपनी शुरू हो। तो वो कंपनी शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लगाया, तो ये 10 लाख जो मैंने खुद की जेब से लगाया उसको मैं बोलूंगी कैपिटल। तो मेरा बेसिक मोटिव होगा कि ये बिजनेस से एटलीस्ट मुझे 10 लाख रुपए तो वापस मिलने ही चाहिए। ओके, आई होप आज हम लोगों ने जो भी सीखा आप लोगों को समझ में आया है। जस्ट टू समराइज, आज सबसे पहले हमने अकाउंटिंग बुक कीपिंग की डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ा, यूजर्स कौन है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो पढ़ा, एस्पेक्ट्स पढ़े अकाउंटिंग के, जैसे एक है जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कैसे है, दूसरा उसको यूज कैसे करना है। उसके बाद अकाउंटिंग की साइकिल पढ़ी कि सबसे पहले जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, जर्नल, उसके बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में तुम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, फिर क्लोजिंग एंट्रीज करके फाइनल ट्रायल बैलेंस, और फाइनल ट्रायल बैलेंस से बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट वाज योर अकाउंटिंग साइकिल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए आए, अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन सीखी, ट्रांजैक्शन सीखा, इवेंट सीखा, कैपिटल सीखा, और आज की डेट पे हम लोग लेक्चर अभी क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा कल या परसों में, और उस लेक्चर में हम लोग आगे के टर्मिनोलॉजीज और आगे बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग सीखने के लिए और अकाउंटिंग को अपने रगों में दौड़ाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। थैंक यू एवरीवन।